हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का एक वीडियो आप पर आया था जिसमें बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब ताप नियम, घनत्व से संबंध और आदर्श गैस समीकरण तक मैंने करवा दिया था। आज आपके पास और एक वीडियो आएगा जो थ्योरी का होगा। बाद बाकी उसके बाद इस चैप्टर से न्यूमेरिकल संबंधी वीडियो आएंगे, ठीक है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि डाल्टन का आंशिक दाब नियम। डाल्टन का आंशिक दाब नियम, ठीक है ना। आपने बायल का नियम पढ़ा इस चैप्टर में, चार्ल्स का नियम पढ़ा है और आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डाल्टन का आंशिक दाब नियम, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्थिर ताप एवं दाब पर स्थिर ताप एवं दाब पर, ठीक है ना, स्थिर ताप एवं दाब पर परस्पर क्रिया ना करने वाली, परस्पर क्रिया ना करने वाली दो या दो से अधिक स्थिर ताप एवं दाब पर परस्पर क्रिया ना करने वाली दो या दो से अधिक गैसों की दो या दो से अधिक गैसों को एक पात्र में बंद कर दिया जाए तो उनका कुल दाब गैसों की आंशिक दाबों के योग के बराबर। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप एवं दाब पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की कंडीशनें क्या है, स्थिर हैं। स्थिर ताप एवं दाब पर परस्पर क्रिया ना करने वाली, यानी जो गैसें आपस में कोई क्रिया नहीं करती, ना करने वाली दो या दो से अधिक गैसों को एक पात्र में बंद कर दिया जाए, यानी किसी बॉक्स में या डिब्बे में, सिलेंडर में बंद कर दिया जाए तो उनका कुल दाब गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। तो उनका कुल दाब गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। देखिए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, माना किसी पात्र में भरी गैसों के आंशिक दाब क्रमशः P1, P2 व P3 है, तो उनका कुल दाब
P होगा, अर्थात P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट। ये डॉट डॉट क्यों लगाया? क्योंकि हो सकता है अगर आपके पास 4 गैसें होंगी तो P4 हो जाएगा, 5 गैसें हो जाएंगी तो P5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये गैसों के अनुसार बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास 2 ही गैसें हैं तो P1 प्लस P2 रह जाएगा, है ना, P1 प्लस P2 रह जाएगा। ये था हमारा डाल्टन का आंशिक दाब नियम, ठीक है। अब इसको साफ करते हैं और चलते हैं आगे। इस नियम में एक शब्द आया था आंशिक दाब, है ना। क्या आया था? आंशिक दाब। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर होता क्या है और इसको कैसे प्राप्त करेंगे। गैसों के आंशिक दाब, ठीक है। इनको कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि गैसों का आंशिक दाब क्या होता है और कैसे इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं किसी गैस का आंशिक दाब ठीक है ना, किसी गैस का आंशिक दाब निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। यानी किसी गैस का आंशिक दाब हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? किसी गैस का आंशिक दाब निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? नोट नंबर 1, यदि किसी गैस के मोल दिए गए हों और गैस का कुल दाब, यदि किसी गैस के मोल दिए गए हों यानी मोलों की संख्या दी गई हो और गैस का लिख दें या पात्र का, पात्र मतलब जिसमें वो गैसें भरी है ना, पात्र का कुल दाब ज्ञात हो तो, अगर ये कंडीशन है कि गैसों के मोलों की संख्या दी गई है और पात्र का कुल दाब भी मालूम है तो हम आंशिक दाब निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा बनेगा गैस का आंशिक दाब बराबर गैस के मोल बटे कुल मोल गुणे कुल दाब, ठीक है। यानी गैस के अगर मोल दिए गए हैं तो हमें कुल मोल और चाहिए। कुल मोल क्या होते हैं? जितनी गैसें हैं आपके उन सभी गैसों के मोलों का टोटल कर दिया जाए तो कुल मोल और कुल दाब मालूम हो तो हम किसी भी गैस के आंशिक दाब की गणना कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नोट नंबर 2 पे। ये पहला फॉर्मूला था। नोट नंबर 2, यदि गैस के मोलों की संख्या के साथ साथ यदि गैस के मोलों की संख्या के साथ साथ उस पात्र का आयतन
भी दिया गया हो तो, यानी गैस के मोलों की संख्या के साथ साथ पात्र का आयतन दे रहा है, कुल दाब नहीं दे रहा, आयतन दे रहा है, तो भी हम गैस की आंशिक दाब की गणना कर सकते हैं। तो कैसे होगा? गैस का आंशिक दाब बराबर गैस के मोल अपॉन कुल आयतन इंटू RT। इस फार्मूले से हम गैस के आंशिक दाब की गणना कर सकते हैं। ठीक है ना, आंशिक दाब की गणना कर सकते हैं। अगली हेडिंग है आपकी इस चैप्टर से संबंधित विसरण। विसरण, ठीक है ना। विसरण क्या होता है? विसरण माने होता है फैलना, डिफ्यूजन होना, है ना, डिफ्यूज हो जाना, विसरण है। क्या है? विसरण। विसरण क्या होता है उसके बारे में आइए देखते हैं कि गैसों का वातावरण में, गैसों का वातावरण में स्वतः फैलना, वातावरण में स्वतः फैलना विसरण कहलाता है। ठीक है, बहुत छोटी सी एक लाइन से भी कम की परिभाषाएं हैं, एक लाइन से भी कम की थ्योरी है। इतना सिंपल मैं आपको लिखा रहा हूँ। आप अगर कंटिन्यू देखते रहेंगे, वीडियो तैयार करते रहे, बहुत ही इजी तरीके से केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी कि गैसों का वातावरण में स्वतः फैलना विसरण कहलाता है। ठीक है ना, गैसों का वातावरण में स्वतः फैलना विसरण कहलाता है। ठीक है ना। अब आप हेडिंग डालते हैं विसरण दर। अगला टॉपिक है हमारा विसरण दर। चलो छोड़ो, मैं इतना साफ करता हूं दोबारा से। विसरण दर क्या होता है? विसरण दर की गैस, मतलब विसरण माने फैलना, और विसरण दर का मतलब होता है एक निश्चित समय पर एक निश्चित आयतन का की गैस का वातावरण में फैलना। एक निश्चित टाइम पर निश्चित आयतन की मात्रा का गैस का वातावरण में जो फैलती है वो कहलाता है विसरण। ठीक है, विसरण दर। तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन में, गैस का वह आयतन, ठीक है ना, गैस का वह आयतन यानी वह मात्रा, वह निश्चित क्वांटिटी जो एकांक समय में, गैस का वह आयतन जो एकांक समय में विसरित हो जाता है, एकांक समय में विसरित हो जाता है। गैस का वह आयतन जो एकांक समय में विसरित हो जाता है, अर्थात निकल जाता है, विसरित हो जाता है, विसरण दर कहलाता है। विसरण दर कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है? विसरण दर कहलाता है। माना T समय में किसी गैस का V आयतन विसरित होता है, तो क्या होगा? विसरण दर बराबर
विसरित आयतन, विसरित आयतन अपॉन लगा समय, यानी विसरण में लगा समय। ठीक है ना। अब उसने कहा कि माना t समय में किसी गैस का v आयतन विसरित होता है तो विसरण दर को हम r से प्रेरित करते हैं और ये v हो जाएगा, लगा समय t हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा विसरण दर का। ठीक है, अब हम इसको साफ करते हैं और चलते हैं इसी के आधार पर, विसरण के आधार पर ग्राहम का नियम। ग्राहम का नियम। ग्राहम के नियम की बात करते हैं तो इस नियम के अनुसार कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्थिर ताप एवं दाब पर, स्थिर ताप एवं दाब पर किसी, स्थिर ताप एवं दाब पर किसी गैस की विसरण दर, स्थिर ताप एवं दाब पर, टेम्परेचर स्थिर है, दाब स्थिर है, किसी गैस की विसरण दर, ठीक है ना, यानी कितनी मात्रा में निकलती है विसरण दर, उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती। इन्वर्टेड कॉमा, किस स्थिर ताप एवं दाब पर किसी गैस की विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके घनत्व के वर्गमूल की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। अच्छा, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। माना किसी गैस का की विसरण दर R पर घनत्व D है तो ये हो जाएगा R समानुपाती √1/D। ठीक है ना। परिभाषा कहेगी कि स्थिर ताप एवं दाब पर किसी गैस की विसरण दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अपॉन में होती है। ठीक है ना। ताप और दाब की समान परिस्थितियों में दो भिन्न गैसों की विसरण दर और उनके घनत्व में निम्न संबंध होता है। क्या आएगा? R1/R2 बराबर √D2/D। ठीक है। R1/R2 बराबर √D2/D1। तो
अब ये आया कैसे, जैसे कि R1 के लिए हम क्या मानेंगे 1/D1 रूट करके, है ना, इसके आधार पे चलेंगे। फिर R2 के लिए क्या हो जाएगा √1/D2, फिर करेंगे R1/R2 बराबर हो जाएगा √1/D1 के बटे 1/D2। तो D2 हमारा ऊपर जाएगा और D1 नीचे आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा R1/R2 बराबर √D2/D1। ठीक है, यदि गैस के अणुभार भी दिए हों तो निम्न संबंध होगा। अणुभार भी दिए हों तो निम्न संबंध होगा। क्या होगा, R1/R2 बराबर √D2/D1 बराबर √M2/M1। ये फॉर्मूला बन जाएगा ग्राहम के विसरण नियम का। ठीक है ना, तो ये था ग्राहम का विसरण नियम। ठीक है ना, ये था हमारा ग्राहम का विसरण नियम। इस आधार पर हम अभी इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। कैसे होंगे न्यूमेरिकल, कितने होंगे, है ना, उसके आधार पर चलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसके आगे की करते हैं। इस चैप्टर में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने कि एक शब्द पढ़ा था आदर्श गैस समीकरण, है ना। तो आइए देखते हैं आदर्श गैस क्या होती है। आदर्श गैस क्या होती हैं, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आदर्श गैस क्या होती हैं कि वे गैसें जो सभी परिस्थितियों में या ताप और दाब की परिस्थितियों में बायल और चार्ल्स के नियम का पालन करती हैं, आदर्श गैस कहलाती है। और डेफिनेशन लिख सकते हैं, वह गैसें जो सभी परिस्थितियों में बायल व चार्ल्स के बायल व चार्ल्स के नियमों का पालन करती हैं। वह गैसें जो सभी परिस्थितियों में बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन करती हैं, आदर्श गैस कहलाती है। आदर्श गैस कहलाती है। ठीक है ना, बहुत छोटी सी डेफिनेशन। वह गैसें जो सभी परिस्थितियों में बायल और चार्ल्स के नियम का पालन करती हैं, आदर्श गैस कहलाती है। ठीक है, याद हो गया होगा। नोट, वास्तव में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं। ठीक है ना, वास्तव में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ गैसें ऐसी हैं जो ताप और दाब की परिस्थितियों का एक निश्चित सीमा तक पालन करती हैं, उसके बाद परम ताप के बाद सारी गैसें बायल और चार्ल्स के नियम का पालन करना बंद कर देती हैं। इसलिए कह रहा है कि वास्तव में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है। ठीक है, एक डेफिनेशन बन सकती है, अनादर्श गैस कौन सी होती है? अनादर्श गैस, तो वे सभी गैसें जो किसी भी परिस्थिति में
परिस्थितियों में बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन, बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन नहीं करती, अनादर्श गैस कहलाती है। ठीक है ना, अनादर्श गैसें कहलाती हैं, अर्थात इन गैसों को हम आदर्श गैस नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत छोटी छोटी और सिंपल सी लैंग्वेज में डेफिनेशन है। तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आप क्लास 11th या 12th जिसमें भी हैं, आप अपने 11th और 12th की बड़ी आसानी से हमारे यूट्यूब चैनल जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आसानी से तैयारी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं घर बैठे, अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।